हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। तो दोस्तों हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही थी जिसमें दोस्तों हम लोग NCERT प्लस SCERT और प्लस दोस्तों आपके लूसेंट इन तीनों दोस्तों किताबों से हम एक नोट्स बना रहे हैं साइंस का, जो कि दोस्तों आपकी TRE 1 TRE 2 और TRE 3 में क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे गए थे। तो दोस्तों मैं सारी दोस्तों इन तीनों ही किताबों से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए दोस्तों मैं इन तीनों ही किताबों को पूरा निचोड़ कर आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आप देखोगे TRE 1 2 3 और री एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों इसलिए जब उसने TRE 1 2 3 और री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो जाहिर सी बात है दोस्तों TRE 4 में भी यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। मैं एक एक दोस्तों NCERT का फैक्ट, SCERT का फैक्ट और लूसेंट का फैक्ट दोस्तों यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। और ये अपने आप में दोस्तों ये क्रीम मटेरियल है, क्रीम स्टडी मटेरियल है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो दोस्तों 120 में से कम दोस्तों आपका 8 से 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले दोस्तों लूसेंट की इस सीरीज में, मतलब लूसेंट NCERT और SCERT की इस सीरीज में दोस्तों आपके दो वीडियो आपके पहले हो चुके हैं। पहले दोस्तों आपके 2 वीडियो हो चुकी हैं, लेकिन अब दोस्तों ये आपकी तीसरी वीडियो है, मतलब दोस्तों ये आपका पार्ट 3 है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हो गया था कि इलेक्ट्रॉनिकी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1967 में हुई थी। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों डायोड वाल्व का निर्माण फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1904 में। कब किया गया था? 1904 में किया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। अब दोस्तों डायोड वाल्व क्या करता है कि AC को DC में बदल देता है, यानी कि दोस्तों आपके प्रत्यावर्ती धारा को आपके डिस्च धारा में बदल देता है, यानी अल्टरनेट करंट को आपके डायरेक्ट करंट में बदल देता है। इतना ही आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा विद्युत बल्ब का दोस्तों जो तंतु होता है वो आपके टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? आपके टंगस्टन का बना होता है, जिसका दोस्तों आपके मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही हाई होता है, लगभग 3500। कहीं कहीं दोस्तों आपको ये 3600 3700 भी देखने को मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली जो विद्युत बल्ब आपके घर आप लोग देखते होंगे, जो 10 रुपया का जो विद्युत बल्ब आता है दोस्तों सूर्या का या किसी और कंपनी का, उसमें दोस्तों जो आपके बीच में जो तंतु जलता है वो दोस्तों किसका बना होता है? वो आपके टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 होता है। और दोस्तों उस बल्ब के अंदर आपके एक यानी अक्रिय गैस के रूप में आर्गन भरी रहती है। ये दोस्तों दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ट्यूबलाइट के अंदर अक्रिय गैस के रूप में आर्गन भरी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्यूबलाइट में कांच की दीवारों पर जो दोस्तों जो लेप लगा होता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, पूछा गया है, वो दोस्तों लेप होता है बेरियम ऑक्साइड का। ट्यूबलाइट में कांच की दीवारों पर बेरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है, इतना आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों लेज़र की फुल फॉर्म, कभी कभी दोस्तों हमारा जो BPSC आयोग है वो दोस्तों आपकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। जैसे दोस्तों TRE 3 में दोस्तों फुल फॉर्म किसका पूछा था? आपके SPM का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि दोस्तों आपके क्या है? दोस्तों SPM आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। दोस्तों SPM आपके वायु प्रदूषण को मापने का एक यानी इकाई है, तो इसी की फुल फॉर्म पूछी थी। काफ़ी फेमस है ये फुल फॉर्म पूछे के मामले में। चलिए दोस्तों तो हम बात करते हैं कि बेरियम ऑक्साइड का क्या होता है। ट्यूबलाइट की दीवारों पर बेरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। इसके अलावा दोस्तों लेजर की फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टीमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है दोस्तों, ये आपकी लेजर की फुल फॉर्म हो जाएगी। अब दोस्तों जो दुनिया का जो पहला जो वास्तविक जो लेजर बना था उसका नाम था लेजर रूबी, ये दोस्तों पूछ सकता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा होलोग्राफी लेजर के द्वारा आपके दोस्तों जितनी भी 3D इमेज होती हैं वो सब की सब देखी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि दोस्तों आप जब भी दोस्तों आप कोई बुक लेने जाते होगे तो बुक के फ्रंट पेज पर एक होलोग्राम लगा रहता है, जो कि दोस्तों आपके 3D होलोग्राम होता है। चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि
होलोग्राफी का प्रथम प्रयोग दोस्तों 1962 में किया गया था और ये दोस्तों आपके बाई एंड डेनिसुक के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब दोस्तों समुद्र के अंदर संदेश भेजने के लिए मेसर तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी खोज दोस्तों 1954 में हुई थी। 1954 में दोस्तों भारत रत्न इत्यादि जो आपकी जो नागरिक सम्मान है वो देना शुरू किया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, अगर आपने मेरे हैंड रिटन नोट्स को दोस्तों ज़्यादा नहीं मात्र 50 दिन पढ़ लिया तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरे सारे नोट्स प्लस दोस्तों ये जो मैं आपको नोट्स जो आप पढ़ रहे हैं ये भी मेरे के द्वारा दोस्तों बनाया हुआ नोट्स है ये दोस्तों। और प्लस आपको डेली मतलब प्लस दोस्तों आपके एवरी संडे को आपको मॉक टेस्ट आपको मिलेगा और सिर्फ दोस्तों ये आपको 250 रुपये में मिलने वाली हैं तीनों चीज़ें, क्विज प्लस मॉक टेस्ट प्लस दोस्तों मेरे नोट्स। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको ये सब लेना हो तो 9410481086 9410481086 दोस्तों व्हाट्सअप नंबर पर 9410481086 दोस्तों व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, या दोस्तों इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर मैं पिन कर दूंगा, तो आप मुझसे वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों 180 से ज़्यादा लोग मुझसे ले चुके हैं नोट्स। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं, चलिए वीडियो पर वापस आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है या फिर गॉस होता है। क्या होता है, या तो टेस्ला होता है या दोस्तों आपके गॉस होता है। जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उस ताप को दोस्तों क्यूरी ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये दोस्तों टोटल आपके फैक्ट ही फैक्ट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब दोस्तों सीधा सीधा फैक्ट आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा चलिए दोस्तों बात करते हैं, परमाणु के मूल स्थायी कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और दोस्तों न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोस्तों हमारा नाभिक है और बीच में दोस्तों आपके प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे दोस्तों पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों आपके माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि दोस्तों आपके केंद्र के आपके दोस्तों नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन दोस्तों ऋण आवेशित होते हैं जो कि आपके नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों 1897 में की थी जे थॉमसन ने। 1897 में की थी जे थॉमसन ने। दोस्तों अगर आप पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों मुझे बताइए 1857 में भारतीय इतिहास में भारतीय के क्रांतिकारी के इतिहास में कौन सी घटना हुई थी? 1897 में भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में कौन सी घटना हुई थी? आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप देना। इसके अलावा दोस्तों प्रोटॉन की खोज आपके 1919 में रदरफोर्ड ने की थी। 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो एक बार दोस्तों हम इसको फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन के द्वारा की गई। इसके अलावा प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा की गई। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा की गई। और दोस्तों 1932 में ही महात्मा गांधी जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच दोस्तों पुणे की यरबदा जेल में आपके पूना पैक्ट नामक समझौता हुआ। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं 1932 में ही पॉजिट्रॉन की भी खोज की गई। पॉजिट्रॉन की खोज दोस्तों एंडरसन के द्वारा की गई और पॉजिट्रॉन के कण को ही दोस्तों एंटी इलेक्ट्रॉन कण के नाम से भी जानते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, फोटोन की खोज पाउली ने की थी। फोटोन की खोज किसने करी थी? पाउली ने की थी। और यह ऊर्जा के बंडल होते हैं, यह दोस्तों ऊर्जा के बंडल होते हैं, यानी कि दोस्तों आपके फोटोन के कण आपके बंडल के रूप में चलते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। यानी फोटोन के कण दोस्तों क्या होते हैं? ऊर्जा के बंडल होते हैं और ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से हुआ है। यानी दोस्तों जितनी भी विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं उन सब का निर्माण दोस्तों फोटोन से ही होता है। और फोटोन दोस्तों क्या होता है? फोटोन दोस्तों अपने आप में एक यानी ऊर्जा का बंडल होता है, अपने आप में दोस्तों ऊर्जा का बंडल होता है। अब दोस्तों समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक दोस्तों किसे कहते हैं? जिसको दोस्तों परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार दोस्तों किनका हो?
परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न हो। जैसे दोस्तों समस्थानिक कहते हैं जिनका प्रोटॉन दोस्तों कैसा हो, समान, लेकिन न्यूट्रॉन जिनके भिन्न भिन्न हो। समस्थानिक दोस्तों ऐसे तत्व हैं जिनका प्रोटॉन तो समान होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होते हैं। या दोस्तों दूसरे भाषा में दोस्तों अगर हम इसको कहें कि जिनका दोस्तों परमाणु भार तो दोस्तों अलग अलग होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं संभारिक की दोस्तों बात करते हैं। संभारिक होता है जिनका परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, जिनकी दोस्तों परमाणु संख्या भिन्न होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक में नहीं रहते हैं दोस्तों, ये आप देख लो, इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक में नहीं रहते दोस्तों। मैंने आपको बताया ये दोस्तों आपके पूरा नाभिक है। ये दोस्तों आपके नाभिक का सेंटर है। सेंटर में आपको न्यूट्रॉन मिलेंगे और दोस्तों आपको प्रोटॉन मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन है वो दोस्तों आपके चारों तरफ घूमता है, लेकिन वो दोस्तों आपके केंद्र में नहीं पाया जाएगा, नाभिक के केंद्र में नहीं पाया जाता। तो अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन नाभिक के केंद्र में नहीं पाया जाता, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता नाभिक के केंद्र। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि नाभिकीय विखंडन में मुक्त हुई ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में मुक्त हुई ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। प्रथम परमाणु बम दोस्तों 1945 में यूएसए के द्वारा बनाया गया था। परमाणु बम के निर्माण में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ दोस्तों ये वाली बात आपकी कई बार एनसीईआरटी के थ्रू पूछी गई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखो क्या इसमें और पूछा गया परमाणु बम में जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है, संलयन की होती है, वियोजन की होती है, विखंडन की। दोस्तों आपको बता दूं परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन की क्रिया होती है, इसके अलावा दोस्तों सूर्य में जो क्रिया होती है वो दोस्तों सूर्य में संलयन की क्रिया होती है, जो कि दोस्तों हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। सूर्य का निर्माण दोस्तों हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। 70% दोस्तों हाइड्रोजन है, 28% आपके हीलियम है और 2% दोस्तों उसमें 2% उसमें अन्य भारी तत्व हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य एवं तारों से प्राप्त जो ऊर्जा और प्रकाश, मतलब ऊर्जा और प्रकाश, ये उसका स्रोत है दोस्तों नाभिकीय संलयन। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। ठीक है, नाभिकीय संलयन में उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। इसका मतलब आप पता लगा सकते हो, क्योंकि नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा खतरनाक कौन सा हुआ, ज़्यादा खतरनाक हुआ नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम की। हाइड्रोजन बम दोस्तों क्या है, नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर आधारित है। क्या है हाइड्रोजन बम दोस्तों, क्या है हाइड्रोजन बम है, नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर आधारित है। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली बम है, यानी कि एक हाइड्रोजन बम 1000 परमाणु बम्बों के बराबर है, यानी एक हाइड्रोजन बम 1000 परमाणु बम के बराबर है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो इससे दोस्तों क्या साबित होता है, इससे साबित ये होता है कि परमाणु बम में दोस्तों विखंडन की क्रिया होती है, लेकिन हाइड्रोजन बम में संलयन की क्रिया होती है। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि संलयन विखंडन से ज़्यादा हानिकारक होता है। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार 1952 में दोस्तों 1952 में किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं क्रेस्कोग्राफ का उपयोग होता है पौधों की वृद्धि मापने में। कार्डियोग्राम का यूज होता है हृदय गति की जांच करने के लिए, कार्डियोग्राम का यूज होता है। इसके अलावा देखो लैक्टोमीटर दोस्तों दूध की शुद्धता मापने में, लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। ठीक है, दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हमारी मांसपेशियों में दोस्तों लैक्टिक अम्ल जमा होने से हमको थकान सी लगने लगती है।
इसके अलावा दोस्तों फेदोमीटर, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फेदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। और दोस्तों समुद्र के अंदर आपके कोई भी डूबा हुआ जहाज हुआ, कोई भी पत्थर की चट्टान हुई, कोई भी हिमशैल हुआ, ठीक है, किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं अल्टीमीटर। दोस्तों अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई का पता लगाते हैं। हाइड्रोमीटर से दोस्तों द्रवों की अपेक्षिक घनत्व का मापन करते हैं। द्रवों का दोस्तों डेंसिटी होती है उसका मापन करते हैं हाइड्रोमीटर से। इसके अलावा हाइग्रोमीटर दोस्तों क्या करता है, ये दोस्तों आपके वायुमंडल में जो भी आर्द्रता है, जो भी आपकी ह्यूमिडिटी है, जो दोस्तों आपकी आर्द्रता है, नमी है, उसको दोस्तों क्या करता है, उसको मापता है हाइग्रोमीटर। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर दोस्तों आपके TRE 3 का क्वेश्चन है, या शायद दोस्तों TRE 2 का क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का TRE का क्वेश्चन है। किसी परपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, दोस्तों किसी परपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए दोस्तों कहते हैं गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से दोस्तों मिलता जुलता आपके है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का काम दोस्तों क्या है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। कौन? वोल्टमीटर। इसके अलावा दोस्तों LED की फुल फॉर्म हम लोग देख सकते हैं। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। और अब दोस्तों बादल जो हमने सबने देखे होंगे, बादल होते हैं सफ़ेद, तो बादलों के सफ़ेद होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था प्लैंक द्वारा। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था प्लैंक ने। SI पद्धति में दोस्तों आपकी जो स्टैंडर्ड आपकी जो मतलब पद्धति है, वो दोस्तों आपके SI पद्धति में मूल मात्राओं की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो आपके दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो दोस्तों प्रकाश वर्ष नहीं होता, वो आपकी होता है पारसेक। ठीक है, वो दोस्तों आपकी होता है पारसेक। इसके बारे में दोस्तों हम इसके बारे में प्रीवियस में वीडियो में बात कर चुके हैं। प्रक्षेप्य गति, दोस्तों प्रक्षेप्य गति क्या होती है? धनुष से छूटा तीर, हवाई जहाज से गिराया गया बम, या तोप से छूटा गोला। ये दोस्तों सबके सब आपकी प्रक्षेप गति का उदाहरण होते हैं। ये सबके सब आपके प्रक्षेप गति का उदाहरण होते हैं। दोस्तों पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। दोस्तों ये ऐसे छोटे छोटे फैक्ट हैं कि सच बता रहा हूँ कि अगर ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं ना तो अच्छे इनको कर नहीं पाते हैं, जबकि दोस्तों इनमें होता कुछ नहीं है दोस्तों इनमें। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों 50% जिन्होंने NCERT नहीं पढ़ी होगी वो इसको गलत कर जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखो आपकी जो PRT और जूनियर में दोस्तों क्या करता है, आपकी कुछ न्यूमेरिकल भी दे देता है। तो खासकर दोस्तों आप याद रखो, गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, के बराबर दोस्तों हाफ mv², मॉस इनटू दोस्तों आपके वेग का वर्ग, हाफ mv²। इसके अलावा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, mgh, m फॉर मॉस आपका द्रव्यमान, g फॉर दोस्तों गुरुत्वीय, g फॉर दोस्तों आपके गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, नहीं जी फॉर दोस्तों आपके गुरुत्वीय त्वरण, जी फॉर दोस्तों आपके गुरुत्वीय त्वरण, और बॉडी के और यानी कि H बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपकी, H बराबर आपके हाइट का मतलब दोस्तों गहराई। ठीक है, तो PE बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। इसके अलावा दोस्तों बल दोस्तों F बराबर ma यानी M फॉर दोस्तों मास और A फॉर आपका त्वरण। ठीक है, तो F बराबर ma। ऐसे दोस्तों हम बात करते हैं संवेग P बराबर दोस्तों होता है मास गुणा द्रव्यमान, P बराबर होता है मास गुणा द्रव्यमान, मास गुणा वेग, तो दोस्तों P बराबर mv। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण की वस्तु के रूप, दोस्तों जो भी गुरुत्वीय त्वरण होता है वो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है कि वस्तु के रूप, आकार या उसके द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। यानी दोस्तों किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण ना ही उसके रूप पर निर्भर करता है, ना ही आकार पर, ना ही उसके द्रव्यमान पर। ठीक है, अब दोस्तों 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 हॉर्स पावर। 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 अश्वशक्ति, 1.34 अश्वशक्ति। ठीक है, 746 दोस्तों वाट होते हैं, 746 और दोस्तों 1000 में भाग लगाओगे 746 का, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा 1.34।
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का उपयोग सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, किसके द्वारा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का उपयोग सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1788 में किया गया था। इनके द्वारा ही हाइड्रोजन की खोज भी की गई। दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज की और साथ में हाइड्रोजन की भी खोज की। ठीक है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले यह बताया कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती हैं। अगर दोस्तों निर्वात है तो, अगर वहाँ पे वायुमंडल है तो वस्तु अपने भार के अनुसार गिरेगी, लेकिन अगर निर्वात है तो चाहे दोस्तों 5 किलो का बाँट हो चाहे 1 किलो का बाँट हो, दोनों दोस्तों एक साथ ही ज़मीन पर गिरेंगे अगर निर्वात है तो। अब दोस्तों बुध जो आपके दोस्तों जो आपके बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और दोस्तों आपके जो भी ग्रह हैं, आपके 8 ग्रह हैं, उनमें से दोस्तों सबसे कम 88 दिन आपके परिक्रमण काल होता है बुध का, और जो सबसे ज़्यादा होता है 165 वर्ष वो आपके होता है वरुण का। दोनों आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम दोस्तों आपका जो सबसे जल्दी आपके परिक्रमण काल वही लगाएगा जो सूर्य के सबके पास होगा। तो सूर्य से सबसे ज़्यादा पास कौन है? बुध ग्रह। तो बुध ग्रह दोस्तों सूर्य का चक्कर लगा लेता है मात्र 88 दिन में। दोस्तों बुध और सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर है वरुण ग्रह। तो वरुण दोस्तों 165 वर्ष में चक्कर लगा पाता है। हमारी पृथ्वी मात्र 365 दिन में चक्कर लगा लेती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं दाब, प्रेशर P बराबर F/A। F दोस्तों हो गया बल, और बल के बटे में A फॉर एरिया, कितनी एरिया पर बल लगाया जा रहा। तो दोस्तों वो आपके आ जाएगा प्रेशर P बराबर F/A। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब दोस्तों कम होता है। कैसा होता है? कम होता है। अगर ये क्वेश्चन आपके BPSC TRE 4 में आ जाए कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब और डैश करके लिखा हो ऑप्शन में, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कम होता है। पास्कल का नियम पर दोस्तों तो हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है, हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के नियम पर आधारित है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी पास्कल के नियम पर आधारित है। सभी द्रवों का जो दोस्तों क्वथनांक होता है वो दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं उत्प्लावक बल को सर्वप्रथम आर्किमिडीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उत्प्लावक बल को सर्वप्रथम आर्किमिडीज के द्वारा समझाया गया था। पानी में जो दोस्तों चीज़ें तैरती हैं वो इसी बल के कारण तैरती हैं। दोस्तों जैसे कि आप कहो, जैसे कि दोस्तों आपके जहाज है, जलयान है, तो वो पानी में जो दोस्तों तैर पाता है, नाव पानी में तैर पाती है, वो इसी उत्प्लावक बल के द्वारा तैर पाती है। दोस्तों आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए सिद्धांत को ही फॉलो करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि अगर किसी वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी से दोस्तों, अगर मान लो पानी से अगर यानी कम है, पानी से कम है तो दोस्तों वस्तु तैरेगी, लेकिन अगर हटाए गए पानी से वस्तु का भार ज़्यादा हो जाता है तो वस्तु पानी में डूब जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके लवण जल मिले होते हैं। ये दोस्तों आपके खारा जल होता है, खारे का मतलब दोस्तों इसमें लवण मिले रहते हैं, इसलिए दोस्तों इसमें तैरना आसान होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। जैसे दोस्तों मैं आपसे बताऊं कि कोई बर्फ़ की दोस्तों लंबाई है 10 मीटर, कोई बर्फ़ लंबी है, उसकी लंबाई 10 मीटर, और अगर दोस्तों आप उसको लंबाई के तहत अगर उसको जल में डुबा दो, लंबाई के तहत दोस्तों अगर आप जल में डुबाओगे तो वो 90% जल में डूब जाएगी, यानी 9 मीटर जल में डूब जाएगी, और दोस्तों सिर्फ वो 1 मीटर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने से उसका जो दोस्तों आपके पृष्ठ तनाव, किसका? पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे पानी में उपस्थित मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। पानी में उपस्थित मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि दोस्तों गांव देहात में आज भी दिन मिट्टी का तेल अगर उपलब्ध होता है तो नालियों वगैरह में मिट्टी का तेल छिड़क दो, क्योंकि मिट्टी का तेल क्या करता है दोस्तों? पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, और पृष्ठ तनाव कम करने से जो पानी के ऊपर जो दोस्तों मच्छर का लार्वा जो दोस्तों तैर रहा होता है वो क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम होने से पानी में डूब जाता है, जिससे दोस्तों लार्वा मर जाता है। दोस्तों मच्छर के लार्वा को खाने वाली एक मछली का नाम है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया दोस्तों ऐसी मछली है जो कि मच्छर का लार्वा खा लेती है। साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुले को दोस्तों अगर आप आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं
श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। ठीक है दोस्तों, तो श्यानता केवल द्रवों और गैसों में पाई जाती है, ठोस में नहीं पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये अपने आप में सब के सब क्या हैं, सब के सब दोस्तों अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये एनसीईआरटी और आपके एससीईआरटी का निचोड़ है। दोस्तों आप लोगों को मोटी मोटी किताबें ना पढ़नी पड़े, इसलिए मैं दोस्तों किताबों को पढ़कर और वहाँ से एक एक लाइन उठाकर आप लोगों को क्रीम क्रीम दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दो। लाइक करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता। और अगर दोस्तों आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट चाहिए, और दोस्तों अगर आपको मेरी भी और दोस्तों आपको अगर मेरी तरह बीपीएससी टीआरई के तहत अगर दोस्तों आपको टीचर बनना है, बिहार का शिक्षक बनना है मेरी तरह, तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों आप मेरे नोट्स ले लीजिए, आप दोस्तों मेरे के मार्गदर्शन में आ जाएंगे मात्र 250 रुपये में। ठीक है दोस्तों, आप मात्र दोस्तों 250 रुपये लेकर आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, प्लस मेरे क्विज मिलेगी, प्लस मेरे मॉक टेस्ट मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको मेरा मार्गदर्शन मिलेगा। कभी भी दोस्तों आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया 9410481086, 9410481086। इसके अलावा दोस्तों एक आदर्श तरल का गुण क्या होता है? एक आदर्श तरल की श्यानता सदैव शून्य होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता सदैव शून्य होती है। पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान और आपके प्रतिक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। पलायन वेग का मान वस्तु के ना ही द्रव्यमान पर निर्भर करता और ना ही उसके प्रतिक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें दोस्तों आपके फोटोन की बनी होती हैं। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि फोटोन क्या होता है। फोटोन दोस्तों ऊर्जा का बंडल होता है। फोटोन के कण अपने साथ ऊर्जा को लेकर चलते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता। अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता। दोस्तों अभी मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि निम्न में से किस तरंग का ध्रुवण नहीं होता? अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, अप्रगामी तरंगें, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता। ये ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का ही एक उदाहरण है। देखो दोस्तों, ध्वनि तरंग आपकी अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश तरंग आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। दोनों ही अलग अलग बातें हैं। बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यदि विकृति अनुदैर्घ्य है, यदि दोस्तों विकृति अनुदैर्घ्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यदि विकृति अनुदैर्घ्य है तो दोस्तों यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक को। इसके अलावा दोस्तों चलिए हम बात करते हैं, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, क्योंकि जो दोस्तों आपेक्षिक लंबाई होती है वो दोस्तों कम हो जाएगी, आपेक्षिक लंबाई कम हो जाएगी, और जो दोस्तों आपके जो गुरुत्वाकर्षण का जो पॉइंट होता है वो ऊपर पहुंच जाएगा, वो ऊपर की स्थिति में वो पहुंच जाएगा। इसलिए यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल घट जाता है। ये कोई जो तो झूला चलता है तो इसका आवर्तकाल कम होता जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गामा किरणें जो आपने सुनी होंगी, अल्फा बीटा गामा किरणें, तो गामा किरणों की भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक आपने सुनी होंगी एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि चिकित्सा में और दोस्तों आपके औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, देखिए रुपए जांचने वाला, ये दोस्तों आपके टीआरई 3 का क्वेश्चन है। परावैंगनी किरणों का प्रयोग सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में और रुपयों को जांचने में भी बैंक में किया जाता है। ठीक है, आपके अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग। ठीक है, तो दोस्तों परावैंगनी किरणें आपके दोस्तों आपके सूर्य से आने वाले प्रकाश में भी पाई जाती हैं, जिसको दोस्तों रोकने का काम करती है ओजोन परत, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। ठीक है, दृश्य विकिरण के कारण ही वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग रेडियो में, टेलीविजन में और दोस्तों आपके टेलीफोन में किया जाता है। गामा किरणों का दोस्तों खोज या नामकरण आप कह लो तो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन की भी खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने करी। प्रोटॉन की खोज दोस्तों आपके रदरफोर्ड ने करी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके आ जाएगा न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों आपके जेम्स चैडविक ने करी।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल दोस्तों अधिक होती है। क्योंकि नमी युक्त वायु में दोस्तों क्या आ जाता है, नमी, देखो दोस्तों मैंने बताया कि ध्वनि ठोस में सबसे ज़्यादा चलती है। और दोस्तों जब किसी वायु में नमी आ जाएगी, मतलब वायु का भार बढ़ जाएगा, तो वायु की डेंसिटी कम हो जाएगी। नमी आने से वायु का घनत्व वायु का घनत्व दोस्तों कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वायु का घनत्व बढ़ जाएगा और घनत्व बढ़ने से वायु कैसी हो, ठोस ठोस हो जाएगी। और ठोस में दोस्तों ध्वनि की चाल कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। मनुष्य की दोस्तों अधिकतम सुनने की क्षमता होती है 95 डेसिबल। 95 डेसिबल से दोस्तों अधिक की ध्वनि मनुष्य को बहरा कर सकती है, उसके कान से खून निकाल सकती है, कान फाड़ सकती है। ठीक है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। दोस्तों जो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो दोस्तों आपके 1 मीटर की कोटि की होती है। अब दोस्तों यही क्वेश्चन पूछ ले कि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य होती है 1 मीटर की कोटि, 2 मीटर की कोटि, 3 मीटर की कोटि, तो ये जिनको नहीं पता होगा वो नहीं बता पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वह तरंग जो अपने ही स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है, ऐसी तरंगें अप्रगामी तरंगें कहलाती हैं। यह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती, जबकि फोटोन तरंगें जबकि जो दोस्तों आपके जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो दोस्तों फोटोन के बंडल से बनी होती हैं, और फोटोन में होती है ऊर्जा। इसका मतलब दोस्तों आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें भी अपने साथ ऊर्जा का वहन करती हैं, किंतु अप्रगामी तरंगें ऊर्जा का वहन नहीं करती हैं। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। इसे ही दोस्तों डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी आप दोस्तों आप खड़े हो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर और कोई ट्रेन आती है, तो ट्रेन की जो दोस्तों आपको जो सुनाई देती है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपके और ट्रेन के बीच दोस्तों एक यानी आपेक्षिक गति चल रही होती है, जिसकी वजह से जो वास्तविक जो दोस्तों आपकी ध्वनि होती है वो आपको सुनाई नहीं देगी। यानी कि जो दोस्तों वास्तविक ध्वनि की आवृत्ति होती है वो आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ट्रेन तो आपके पास आ रही होती है, आप प्लेटफॉर्म में खड़े होते हो, यानी ट्रेन की जो आपकी और ट्रेन की गति दोस्तों आपेक्षिक गति होती है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है डॉपलर प्रभाव को समझाने का। किसी माध्यम में पिंड की चाल का ध्वनि की चाल से अनुपात क्या कहलाता है, उस वस्तु की मैक संख्या कहलाता है। उस वस्तु की दोस्तों मैक संख्या कहलाता है। मैक संख्या दोस्तों मैं आपको मैक संख्या बता दूं कि मैक संख्या क्या होती है। अगर आपके मैक संख्या, जैसे मान लो कोई पिंड है या कोई रॉकेट है दोस्तों, अगर उसकी मैक संख्या अगर 1 से कम है तब वो सब सोनिक कहलाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों 1 से अधिक है तब कहलाएगा सुपरसोनिक। ठीक है, और दोस्तों अगर आपके 5 से अधिक है तब कहलाएगा हाइपरसोनिक। तब दोस्तों आपकी कहलाएगा हाइपरसोनिक। यानी अगर दोस्तों 1 से अधिक है तो कहलाएगी सुपरसोनिक, 5 से अधिक है तो कहलाएगी हाइपरसोनिक, अगर 1 से कम है तो सबसोनिक। ठीक है, तो दोस्तों तापमापी का निर्माण गैलीलियो ने किया था। तापमापी का प्रयोग गैलीलियो ने किया था। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी मेरा करने का कोई उद्देश्य है नहीं। इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों आपको जल्दी ही मिलेगा, कल दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। और दोस्तों 2 दिन के अंदर पूरे साइंस समाप्त हो जाएगी। 2 दिन के अंदर पूरी साइंस समाप्त हो जाएगी, चाहे आप 1 to 5 के हो, चाहे आप 6 to 8 के हो। दोस्तों बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ कि TGT PGT में अभी दोस्तों NCERT से क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो दोस्तों 9410481086 पे आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 180 से ज़्यादा लोग दोस्तों मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूँ दोस्तों। अपने नोट्स कोई नहीं देता, लेकिन मैं अपने नोट्स आप लोगों को दे रहा हूँ, साथ में अपना एक्सपीरियंस प्लस अपना दोस्तों मेरा जो अनुभव है, अपना मार्गदर्शन भी दोस्तों मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो आप, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए किताबें, मोटी किताबें पढ़ के दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बना के ला रहा हूँ। इतना क्रीम तो आपको इतना तो बन सकता है कि आप दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो। दोस्तों आपको एक सीट दिलाने की गारंटी वास्तव में मेरी है दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें।